मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज के अध्ययन का विषय है पूर्वी समस्या। अरबों ने जब इस्लाम को अपना लिया तो प्रथम 4 खलीफाओं के शासनकाल के दौरान इस्लाम की पताका लगभग आधे विश्व में फैल गई। फ्रांसीसी मुखिया चार्ल्स मॉर्टल द्वारा पोइटर्स के युद्ध में अरबों को पराजित करने से यूरोप इस्लामीकरण से बच गया। तुर्कों ने इस्लाम को अपना लिया था। यह जाति बड़ी युद्धप्रिय और आक्रामक थी, इसीलिए इस्लाम इनके नेतृत्व में बड़ी तेजी से एवं व्यापकता के साथ फैला। तुर्की के शासकों ने एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। उसे बाल्कन कहा जाता था। आरंभ में तुर्की का शासन बड़ा उदार था। इस क्षेत्र में बसने वाले अधिकांश लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। ये लोग किसान थे। कृषि में भी उन्नति देखने में आई। एक लंबे काल तक तुर्कों का शासन चलता रहा और शांति बनी रही। इस क्षेत्र में बसने वाली अनेक जातियां थीं, जैसे मैग्यार, उत्तरी स्लाव, चेक, स्लोवाक, पोल, दक्षिणी स्लाव, जिनमें सर्ब, क्रीट और स्लोविन्स थे। इनमें से अनेक जातियां विशाल ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन थी। मुस्लिम तुर्कों के अधीन 1779 में यूनानी, बुल्गारिया, सर्ब, रोमानिया तथा अल्बानिया थे। ऑस्ट्रियाई शासन के अधीन अनेक जातियां थीं। इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हंगरी के निवासी मैग्यार थे। हैब्सबर्ग शासकों को हमेशा यह भय था कि उनके राज्य का विघटन हो सकता है, इसीलिए वे राजवंशीय शासन के अलावा अन्य किसी राजनीतिक परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे। सर्वप्रथम मैग्यार जाति के लोगों द्वारा स्वतंत्रता का प्रयास किया गया। विवश होकर 1867 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजतंत्र को ऑस्ट्रिया व हंगरी का द्वैध राजतंत्र मान लिया गया। इस प्रकार के राजनीतिक समझौतों का परिणाम अन्य जातियों जैसे स्लाव आदि के लिए प्रेरणास्पद सिद्ध हुआ, क्योंकि अब वे स्वतंत्रता की आकांक्षा करने लगे। प्रारंभ में तुर्की के लोकप्रिय मुसलमान कबीलों ने पूर्वी यूरोप के एक बड़े भूभाग पर कब्जा किया था। धीरे धीरे सुल्तान की शक्ति क्षीण होती गई। उसके विभिन्न क्षेत्रों के गवर्नरों ने, जिन्हें पाशा कहा जाता था, अत्याचार शुरू कर दिए। फ्रांसीसी क्रांति तथा धार्मिक कारणों से 19वीं शताब्दी के मध्य में बल्कान क्षेत्र की ईसाई जातियों में मुस्लिम आधिपत्य के विरुद्ध एक बड़ा जनमत तैयार हो रहा था। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पूर्वी समस्या के कई कारक तत्व थे। ऑस्ट्रिया अपने आप को बचाने का आखिरी प्रयास कर रहा था। दूसरी तरफ इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने की चिंता थी, इसीलिए उस तरफ कोई यूरोपीय राष्ट्र रुचि दिखाए यह इंग्लैंड को पसंद नहीं था। रूस के नेतृत्व में सर्वसलादवाद को प्रोत्साहन मिल रहा था तथा प्रशा के नेतृत्व में सर्व जर्मनवाद को। जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो यूरोप में फैली जर्मन जाति अपने व्यक्ति अस्तित्व के प्रति सघन चेतना जागृत होने लगी। इस तरह पूर्वी समस्या इन सब का मिलाजुला परिणाम थी। अधिकांश सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ था। मिस्र की सभ्यता का उदाहरण बड़ा स्पष्ट है, जिनमें नील नदी का बड़ा महत्व रहा है। पूर्वी यूरोपीय और मध्य यूरोपीय राष्ट्रों के इतिहास में भी डैन्यूब नदी का बड़ा महत्व रहा है। यह नदी व्यापार और यातायात के लिए महत्वपूर्ण रही है। इस नदी की वजह से ही समूचे क्षेत्र में सांस्कृतिक साम्यता दिखाई देता है। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों की दिशा में अगर कोई राज्य आक्रमण करना चाहता था तो डैन्यूब नदी का सम्यक प्रयोग आवश्यक था। जैसे तुर्कों ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस नदी को ही सहारा लिया, ऑस्ट्रिया ने भी इसी नदी का सहारा लिया। यद्यपि रूसी शासकों जैसे पीटर महान के शासनकाल से ही
ऐसे बंदरगाह की आवश्यकता को महसूस किया था जहां से रूसी जहाज वर्ष भर आते जाते रहे तथा रूसी व्यापार और संपर्क यूरोपीय राष्ट्रों से बना रहे। तुर्की के साम्राज्य की पतनशील अवस्था से रूसी शासक इसी समस्या का स्थायी हल निकालना चाहते थे। रूस के इस उद्देश्य को इंग्लैंड पूरा होने देना नहीं चाहता था। अतः इन दोनों शक्तियों में से जो परस्पर तनाव रहा, उनमें पूरी समस्या को एक नया आयाम दिया। रूस के पास केवल एक बंदरगाह था जिसे आर्चेगल के नाम से जाना जाता था, जिसका उपयोग वर्ष में 5 महीने ही हो सकता था। शेष महीनों में वहां का समुद्र बर्फ बन जाता था। जब तुर्कों और ऑस्ट्रिया के साम्राज्यों का पतन हुआ तो रूस की प्रसार की महत्वाकांक्षा और तीव्र हो गई। उधर इंग्लैंड अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था और नवोदित जर्मनी ऑस्ट्रिया के पतनशील साम्राज्य से रूस को किसी प्रकार की भौगोलिक लाभ देना उचित नहीं समझता था। इसी समय 19वीं शताब्दी में वस्तुतः इन विभिन्न शक्तियों के टकराव के कारण पूर्वी समस्या और जटिल हो गई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूसी नीति का मुख्य उद्देश्य भूमध्य सागर की ओर बढ़ना था। क्रीमिया के युद्ध में रूस का यह मार्ग इंग्लैंड व फ्रांस ने बंद कर दिया तो रूस ने गर्म सागरों तक पहुंचने के लिए नए उपक्रम करने शुरू कर दिए। रूस द्वारा तुर्की की राजधानी कुस्तुंतनिया पर तथा बाल्कन ने अपने प्रभाव बढ़ाने के प्रयास फलस्वरूप क्रीमिया युद्ध तथा रूस तुर्की युद्ध हुए तथा अफगानिस्तान की ओर कदम बढ़ने से 2 भारत अफगान युद्ध हुई। विभिन्न प्रदेशों में रूस ने किस प्रकार अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया, इसमें पहला है बेसारेबिया। यह मूल रूप से तुर्की का एक अधीनस्थ क्षेत्र था। यह क्षेत्र बड़ा उपजाऊ था और कृषि उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। इसे 1812 में एक युद्ध के द्वारा तुर्की से रूस ने छीन लिया था। इस तरह रूस की सीमा डेन्यूब नदी तक पहुंच गई। दूसरा सर्बिया। रूस के सहयोग से 1812 ईस्वी में इस क्षेत्र में विद्रोह हुआ। इसमें सर्ब जाति के लोग रहते थे। ये लोग भी तुर्की के नियंत्रण से लगभग पूर्णतः मुक्त हो गए थे। तीसरा मोल्डाविया व वेलाशिया। 1829 ईस्वी में सर्बिया की ही तरह डैन्यूब के मुहाने पर स्थित ये क्षेत्र, जिसमें रूम नामक जाति रहती थी, अपने लिए तुर्की के नियंत्रण से मुक्त पृथक सरकार बनाने में सफल हो गया। इसे कुछ समय बाद रोमानिया कहा जाने लगा। नेक्स्ट यूनान। इस समय सर्बिया में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। लगभग उसी समय यूनान में भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी। समान धार्मिक जीवन के कारण उनमें जातीय एकता की अनुभूति हो रही थी। इस तरह उनमें अपने प्राचीन गौरव की चेतना भी जागृत हुई। यूनानियों की राष्ट्रीय जागृति में एक और तत्व सहायक था। वह यह कि तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत यूनानियों की दशा अन्य अधीन जातियों से अच्छी थी। यूनानी लोगों को उच्च पद भी दिए जाते थे। अच्छे नाविक होने के कारण तुर्की के बड़े बेड़े में अधिकतर मल्लाह और अधिकारी यूनानी थे। उद्योग और समुद्री व्यापार में भी वे आगे थे। गिरजाघरों में भी उनका उच्च स्थान था। इस प्रकार उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा प्रसारित विचारधारा से प्रेरित राष्ट्रीय भावना का जागृत होना स्वाभाविक था। यूनान में भी गुप्त क्रांतिकारी समितियों का गठन किया जाने लगा। इन गुप्त समितियों में हिटेरिया फिलके नामक एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसकी स्थापना रूस के ओडेशा नगर में 1814 में की गई थी। शीघ्र इसकी सदस्यता लाखों में पहुंच गई। इसका उद्देश्य तुर्क शासकों को हटाकर कुस्तुंतनिया में पुनः यूनानी साम्राज्य स्थापित करना था। प्रांतीय गवर्नरों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण केवल नाममात्र का रह गया था। फलतः
काराचार्ज के नेतृत्व में सर्बिया का विद्रोह सफल हुआ। जनीना का सूबेदार अली पाशा अल्बानिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की तैयारी कर रहा था। अल्बानिया में अली पाशा के विद्रोह के कारण हिटेरिया फिल्के को विद्रोह का अवसर मिल गया। हिटेरिया फिल्के के सदस्यों ने कैपोडिस्ट्रिया को, जो रूस का विदेश मंत्री था, से नेतृत्व ग्रहण करने को कहा। उसका मानना था कि वह उसी पद पर बने रहे ठीक मदद कर सकता है। रूस के जार निकोलस ने 17 मार्च 1826 को तुर्की को डैन्यूब से हटाने के लिए चेतावनी दे दी। इस समय तुर्की के जोनिस्सार सैनिकों के विद्रोह के परिणामस्वरूप सुल्तान की स्थिति निर्बल हो रही थी। अतः उसने अक्टूबर 1827 में एकरमेन की उपसंधि के द्वारा रूस की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। आज के व्याख्यान में इतना ही।